दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। आज हम खान सर का नोट्स लेसन 1 पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में, जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। जिसका नाम है हिस्टोरी एज, मतलब सॉरी हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोले जाते प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा आध ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं। आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 4 अवशेषों को पढ़ना है। प्राग इतिहास काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और ताम्र पाषाण काल आता है। ये 4 चीज आता है। वही प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ भी 4 चीजों को पढ़ना है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा कांसा और तीसरा हड़प्पा। सॉरी 4 नहीं 3 पढ़ना है, ठीक है। वहीं पे ऐतिहासिक काल में हमको 5 चीज़ों को पढ़ना। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना। इतना चीज़ को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास कहते किसको है। इतिहास कहते किसको है? तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। वहीं पे इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। ये 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। पहला प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा किधर गया? धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। यही 3 भागों में बांटा गया ना है। पहला इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये सब को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, उससे बहुत से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल आखिर कहते किसको है? जो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में उसे कहते हैं जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, ठीक है। अब पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल अर्थात स्टोन एज। तो कहता वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल किसे कहते हैं? तो कहता वह समय जब मानव है जो पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, उसी को कहा जाता है पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। कहता है भारतीय पुरातत्व
का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। वहीं पे भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यानी भोपाल में है, मानव गांधी इंदिरा संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। और इसमें लिखा हुआ मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। कारण मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। अब देखिए पाषाण काल, कौन काल? पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। कौन काल? पूरा पाषाण काल। कलम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ब्लैक, ये ठीक रहेगा। ठीक है। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक को पूरा पाषाण काल कहते हैं। 20 लाख पूर्व ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय मानव को खाना बदोश खाद्य संग्रह का था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। और पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानव के लिए था, आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। क्या करना? चित्रकारी करना। पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी करना प्रारंभ हो गया था। अब देखिए, कहता भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन में पड़ता है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जो कि रायसेन में स्थित है। अब दूसरा है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहले है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के ईस्वी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्ल लाइजर ने 1867 ईस्वी में किया। मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्ल लाइजर ने 1867 में किया था। ठीक है। कहते यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। जो मध्य पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल के बाद के काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। अब मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। और इस समय मानव के सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्येष्टि। को मरता उड़ता था तो उसका अंतिम संस्कार करता था। मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है। कहता इस काल में जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। जो मध्य पाषाण काल है, इसी काल में कश्मीर के ब्रुज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कौन सा काल में? मध्य पाषाण काल में। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अस्थि पंजर मानव का कंकाल। अब जो तीसरा टॉपिक आता है उसका नव्य या उत्तर पाषाण काल। इसका पीरियड कितना था? 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को काल को
नव या फिर उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था और नव पाषाण काल में ही मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही साथ कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। नवे पाषाण काल में मानव ने जो कृषि और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनक्का यानी घड़ा की खोज की थी और नव पाषाण काल में ही मानव ने पहिया और मनक्का जिसको घड़ा आप लोग बोलते हैं की खोज कर दी थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीला प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है तथा बागौर जो कि राजस्थान में है से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मेहरगढ़ क्या है, ब्रूज होम क्या है, गुफकराल क्या है, कोलडीहवा क्या, सब के बारे में पढ़ते हैं। आप पहले मेहरगढ़ देखते हैं। तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली है। कहता है मेहरगढ़ में, यह पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्थित है, पहले इंडिया में था। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं मिली है। अगला है ब्रूज होम। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। चौथा है कोलडीहवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। चिरांद, यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लाहुड़ा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। अगला है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। चौथा है ताम्रपाषाण काल। कौन काल? ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया और इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गुलंद पुरास्तर राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। मालवा जो कि मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। बिहार में सेनुबाड़ यानी सोनपुर और तारडीहा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीहा और नरहान ताम्रपाषाण कालीन है। महिषदल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। ईमान गांव रुक जाइए एक मिनट।
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ईमान गांव जो ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। और यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। कहाँ के लोग? इनाम गांव के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। बच्चों के गलों में तांबे के मनकों और हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और निवासा बस्तियां में पाया गया है। एस्टाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण युग में हुआ था। और चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। देखो, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश की गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? गुंगेरिया। जोरेबे संस्कृति यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पूरा स्थल आते हैं: इनाम गांव, नासिक, नेवास, दैमाबाद इत्यादि जोड़ेब संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अब इसको चाहेंगे तो खत्म कर देंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, खत्म हुआ। अभी एक लेसन समाप्त नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी मुझको क्लास लेना ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन अभी हमको क्लास लेना है, टाइम हमको हो गया क्लास जाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर इस लेसन को भी कंटिन्यू करेंगे हम।